हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर गुड. सो लेट्स स्टार्ट न्यू वीडियो. इस वीडियो में हम करेंगे जो कि 2021 में डीएसएसबी ने कॉमर्स मेल का जो एग्ज़ाम लिया था उसको, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है वो किस टाइप्स का पेपर आता है, क्योंकि इसका जो सिलेबस का लेवल है वो हर साल इंक्रीज होता रहता है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. और ये एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 1/4 की. तो हमेशा जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करो तो बिल्कुल बहुत ही ध्यान से करो, ताकि कोई भी आपकी गलती ना हो, क्योंकि ये गलती के लिए आपको 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स गंवाने पड़ते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ manager ability to coordinate all organizational activity and varied interest involved in it. It involves viewing the organization in its totality and understanding the interdependence of its individual part. Name of the managerial skills. तो देखो यहाँ पर हम, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो क्वेश्चंस और आपको सिर्फ आंसर ही बताएंगे. जो ग्रीन कलर के हैं वो आपके राइट आंसर हैं, और जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है या जिसके भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उसकी हम आपके एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवा देंगे. तो यहाँ पर इस मैनेजरियल स्किल का नाम पूछा गया है, तो इसका आ जाएगा कॉन्सेप्चुअल स्किल. जो कि कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं, तो वो कौन सी स्किल होती है? वो हमारी कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सोल प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस? तो कौन सी गलत है इसमें? ए, प्रोप्राइटर नॉलेज एंड स्किल इन वेरियस फील्ड लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एट्सेट्रा लीड्स टू बेटर फंक्शनिंग. ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर होता है उसमें वेरियस स्किल का बेनिफिट नहीं मिलता. ठीक है, वेरियस स्किल का बेनिफिट कब मिलता है? जब कई पार्टनर्स होते हैं. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द यूनिक रोल ऑफ IDBI दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर डेवलपमेंट बैंक? तो IDBI अदर डेवलपमेंट बैंक से किस प्रकार यूनिक है? क्योंकि प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट डायरेक्टली टू इंडस्ट्रियल यूनिट एज वेल एज टू रीफाइनेंस लोन गारंटी बाय अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स. तो ये क्या करता है? अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को भी क्या करता है? रीफाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, यानी कि लोन देने के साथ साथ ये लोन लेने का गारंटीज और फाइनेंशियल असिस्टेंट का भी काम करता है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए पर्टिकुलर पार्टनर ऑफ ए फर्म रिप्रेजेंट दैट अनदर पर्सन इज आल्सो ए पार्टनर ऑफ द फर्म एंड इफ़ such a person does not disclaim the partnership relationship even after coming to know about it, such person is called. तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू अबाउट WTO? तो कौन सी स्टेटमेंट जो है रोंग है? इट इज़ हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड. तो ये बिल्कुल गलत है. कमेंट करके बताना कि WTO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस यूनिट? तो कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं जब हम किसी बिजनेस यूनिट को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं. तो इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी. सॉरी. उसके बाद 7th क्वेश्चन, कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज और सिक्योरिटी और अदर प्रॉपर्टी इन द होप ऑफ ए प्रॉफिट फ्रॉम एंटिसिपेटेड चेंजेस ऑफ वैल्यू. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्पेकुलेशन. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, द कंपोजिशन ऑफ द टोटल कैपिटल कंसिस्टिंग पार्शली ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स विद फिक्स्ड चार्ज एंड पार्शली ऑफ ओनरशिप फंड इज नोन एज. तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें पता चलता है कि हमने कितना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रखा है, कितना हमने, ठीक है, इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, कितना पैसा हमारा डिवेंचर्स में इन्वेस्ट है. उस सभी का हमें कैपिटल स्ट्रक्चर से ही पता चलता है. उसके बाद आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई थी, इनको मैच करना था.
तो इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल हमारी कौन सी होती हैं? पब्लिक डिपॉजिट, बिल्कुल सही है। मीडियम टर्म कैपिटल, तो मीडियम टर्म कैपिटल हमारी कौन सी होगी? अच्छा, ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हर एक के साथ मैच करना है, तो पब्लिक डिपॉजिट भी हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल है। फोर्थ फैक्टरिंग भी, और इश्यू नहीं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये भी हमारी क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल है। और लॉन्ग टर्म में हमारी कौन कौन सी आ जाएंगी? लॉन्ग टर्म में हमारी होती है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ये भी हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं। प्रेफरेंस शेयर भी हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं। और मीडियम टर्म में फिर हमारी आ जाएगी क्लीन एडवांस फ्रॉम बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट, ये हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग मीडियम टर्म दोनों में ही इंक्लूड होती हैं। व्हाट डज द टर्म अंडर राइटिंग मीन्स? तो अंडर राइटिंग का क्या मतलब होता है? अंडर राइटिंग टू सब्सक्राइब टू शेयर और डिबेंचर इफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज नॉट एडिक्वेट। जब हमारा जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन, जैसे 90% हमें क्या चाहिए कि हमारे जो हमने इशू किए हैं शेयर, उनका क्या हो जाए, एप्लीकेशन आ जाए, बट कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, तो अंडर राइटर ये काम करता है और उसके लिए उसको क्या देना होता है? कमीशन दिया जाता है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन, तो कौन सा बेनिफिट नहीं है ट्रेड लिबरलाइजेशन का? इनकम डिस्पैरिटी एंड प्रोडक्टिविटी डिफरेंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड द सेम आर एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री सच ट्रेड इज, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरपोर्ट ट्रेड। जब एक कंट्री से सामान लेकर हम किसी दूसरी कंट्रीज में, ठीक है, बीच में हम मीडिएटर का काम कर रहे हैं उस सामान के, तो उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? यूएसए इज द लीडिंग मार्केट फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, who stated business is not mere money chasing but it also should aim at serving the community। तो ये किसने स्टेटमेंट कही थी? हेनरी फोर्ड ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी This is a document which is issued by the master of the ship or the ship owner or an agent stating that the goods mentioned in it have been taken on board the ship for transportation as per terms and conditions specified in it. It also serves as a contract of affirmation and as a document of title of the goods. This document is termed as, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिल ऑफ लैडिंग। उसके बाद है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरपोरेशन डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम? तो क्या? स्टैट्यूटरी कंपनी। किसके अंडर आता है? हमारा आरबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसलिए स्टैट्यूटरी कंपनी के अंडर आता है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंड पार्टनरशिप एज, तो पार्टनरशिप क्या है? द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उसके बाद 18, द प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट डी क्रॉफ वाज लिसन बाय, तो सहयोग की भावना इसको हिंदी में कहते हैं, उससे आपको ये समझ में आ जाता है। ये प्रिंसिपल, इसका जो स्पेशल बिजनेस के लैंग्वेज वर्ड में इसको एस्प्रिट डी क्रॉप्स कहते हैं, ये हेनरी फ्योल ने यूज़ किया था। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? ए डॉक्टर वर्किंग इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ए टीचर वर्किंग इन ए स्कूल, बिल्कुल सही है। ए फार्मर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ हिज ओवन कंजम्पशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारे क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ, ये बिल्कुल गलत है, तो इसकी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ, क्योंकि कई बार आप
आप भी कहते हैं कि भाई आपको तो बगैर सैलरी की नौकरानी मिली हुई है, तो ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर नहीं आती। उसके बाद देखो 2020 में आपकी ये 5 पार्ट है, ठीक है। इसमें हम करेंगे 2 या 3 पार्ट, जितना हमारा कंफर्म हो पाएगा उतना करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग लेड डाउन बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन 1950। तो इसका आंसर आ जाएगा टू नेशनलाइज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पाइट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है, ओजाई बोलते हैं इसको हम। ओजाई अगर दो आपस में मिलते हैं तो क्या निकलता है हमारा, तो उससे हमारा क्या निकल के आता है, अर्थमेटिक मीन। उसके बाद है द सेंट्रल टास्क ऑफ ए मैनेजर इज टू गेट वर्क डन विद द कोऑपरेशन ऑफ पीपल फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। Thus, it is duty of every manager to study the behavior of people working under him and adopt the necessary techniques to inspire people to cooperate and contribute their best efforts towards organizational goal. This process is known as, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन। उसके बाद है डैश विच आर ओरिजिनली यूज टू मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वेल्थ और इनकम को जो डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारा कर्व, वो कौन सा कर्व होता है, लॉरेंज कर्व होता है। उसके बाद है व्हाट इज ए पॉलिसी। तो पॉलिसी को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, ए जर्नल स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग विच गाइड और चैनल थिंकिंग एंड एक्शन इन डिसीजन मेकिंग, जो कि हमारी सोच को, हमारे एक्शन को, हमारे डिसीजन लेने को क्या करती हैं, गाइड करती है। चूज द फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस पोजीशन एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। जी नहीं, जो सेम लेवल का होता है वो हमारा कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द दीज पर्सन कैन फाइल ए कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956 और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। उसके बाद है ए कंज्यूमर द सेंट्रल गवर्नमेंट, वन और मोर कंज्यूमर वेयर देयर आर नंबर्स कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबो, यानी कि सभी के खिलाफ क्या कर सकते हैं, हम कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू वूम स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो ये किसने बात कही थी, बाउले ने की थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान बेसिक्स आर फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेटजी पॉपुलरली नोन एज द नेहरू महलनोबिस स्ट्रेटजी। तो किस प्लान में आई थी, सेकंड प्लान में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ए डैश इन रिलेशन टू एनी गुड्स मीन्स ए पर्सन हु सेल और डिस्ट्रीब्यूट एनी गुड्स फॉर सेल्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडर्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द दीज इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो द होल मार्क ऑफ द एक्ट इज दैट इट हैज नॉट सेट ए टाइम फ्रेम फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस। तो ये क्या है, उसके फीचर्स नहीं है। उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Portfolio investment is an investment where the foreign party does not seek control over the investment। बिल्कुल सही है, क्योंकि कंट्रोल के लिए अगर करते हैं तो उसको पोर्टफोलियो नहीं, उसको FDI बोलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ए मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेन ऑफ कंट्रोल। व्हाट इज बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होती है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि किसके द्वारा चार्ज किया जाता है, चार्ज बाय द RBI ऑन लोन टू कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के ऊपर जो RBI लोन की जो रेट लगाता है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। सॉरी,
तो 14 तक हो चुके थे। 15 ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मीटिंग इट्स टेम्परेरी डेफिशिएट एंड फाइनेंशिंग द एक्सपेंडिचर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल बोलते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर इशू करती है आरबीआई। उसके बाद है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम unscrupulous and unethical practice by business people, the Indian government from time to time has enacted different laws. Which one of the following act does not come under that list? तो द स्टैंडर्ड ऑफ परचेजिंग एंड मेजर एक्ट 1956, इसको एक बार आप अच्छी तरह से देख लेना। विच ऑफ द दीज इज ए मेथड ऑफ कोलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, तो पर्सनल इंटरव्यू वो भी प्राइमरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा आपका कौन सा होता है, जो कि आप खुद कोलेक्ट करते हो, किसी दूसरे की डाटा को यूज़ नहीं करते। तो तीनों के तीनों ही किसके एग्जांपल दे रखे हैं, प्राइमरी डाटा के एग्जांपल दे रखे हैं। उसके बाद 18 व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ MRTP एक्ट, तो MRTP एक्ट 1969, जिसकी जगह पे अब कौन सा एक्ट आ गया है, कंपटीशन एक्ट। और ये क्या कहता है, नो मोनोपोलीज टू इंश्योर दैट द operation of the economic system does not result in the concentration of economic power to the common detriment to prohibit restrictive and unfair trade practice which are prejudicial to public interest। तो इसमें तीनों के तीनों हमारे आ जाएंगे। choose the false statement, the only purpose of measuring dispersion is to assess the reliability of an average। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट, क्योंकि इसमें हम सिर्फ 2 पार्ट करेंगे, बाकी के जो 3 पार्ट रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 21D ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द टर्म कंज्यूमर इज डिफाइंड एज, तो कंज्यूमर्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ए पर्सन जो कि वो बाइज एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन, जो गुड्स खरीदता है कंसिडरेशन के पर्पज से। ए पर्सन वो हायर और अवेल ऑफ एनी सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों के दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। तो आई थिंक ये आपकी हेल्प करेंगे DSSB की, या फिर आप कोई भी कॉमर्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का जो हर एक में सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन हैं लगभग जो क्राइटेरिया होता है वो सेम ही होता है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर हिंदी मीडियम के हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी मीडियम में भी पूछे जाते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में अटैम्प्ट करते हैं, तो इसलिए हमने इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चंस में तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड शेयर with your friends this video. Thank you.